नमस्ते। इस महीने का हमारा मैक्रो और मार्केट आउटलुक यूनियन बजट 2025 पर केंद्रित है। यूनियन बजट 2025 से पहले सरकार के दो उद्देश्य काफी स्पष्ट थे। पहला तो वो फिस्कल डेफिसिट को कम करना चाहते हैं, दूसरा ग्रोथ स्लोडाउन को भी रोकना आवश्यक था, खास करके कंजम्पशन डिमांड को। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंस मिनिस्टर ने फिस्कल कंसोलिडेशन को मेंटेन करने की कोशिश की है। साथ ही मिडिल क्लास के लिए टैक्स रेट्स कम करके कंजम्पशन को बूस्ट किया है। सेंटर का ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट FY25 में 4.8% ऑफ GDP पे एक्सपेक्टेड है और FY26 में 4.4% पर। अगर आंकड़ों की बात करें तो इनकम टैक्स एस्टिमेट्स थोड़े ऑप्टिमिस्टिक है, बाकी सब प्रोजेक्शंस क्रेडिबल लगते हैं। बजट का मेन पॉइंट था मिडिल क्लास पर टैक्स कम करके कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश करना। इनकम टैक्स स्ट्रक्चर को इस तरह से बदला गया है कि 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह लिमिट 7 लाख थी। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को बदला गया है, जिससे 12 लाख से ज़्यादा आय वालों पर एनुअल टैक्स कम हो गया है, जिससे 80,000 से 1,10,000 तक की सेविंग्स पर पर्सन हो सकती है। इसके ज़्यादा फायदे उन घरों में मिलेंगे जिनकी आय 10 से 35 लाख के बीच में है, जिससे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन डिमांड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। लगभग 1 करोड़ टैक्स पेयर्स इस इनकम ब्रैकेट में आते हैं और उनकी टेक होम सैलरी 4 से 7% तक बढ़ सकती है। नंबर्स के अलावा बजट का मेन थीम था डीरेगुलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। इसलिए परमिशंस, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस को सिंप्लीफाई करने पर इम्पोर्टेंस दिया गया है। बजट सोलर सेक्टर के लिए भी फेवरेबल लगता है, क्योंकि सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के लिए एलोकेशन बढ़ाया गया है। पावर सेक्टर रिफॉर्म्स पर भी फोकस बना हुआ है और जो स्टेट्स इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करेंगे उन्हें एडिशनल बोरोइंग लिमिट का इंसेंटिव मिलेगा। पहले राउंड के एसेट मोनेटाइजेशन प्लान की सफलता को देखते हुए सरकार ने 2025 से 30 के लिए दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अनाउंस किया है, जिसका टारगेट 10 लाख करोड़ रेज करना है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लिथियम आयन बैटरीज और दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पर भी फोकस बना हुआ है। जहां कंजम्पशन को बूस्ट रेवेन्यू फॉरगॉन के रूप में दिया गया है, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन 10% बढ़ा दिया गया है। पावर, अर्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और मेट्रो डेवलपमेंट जैसे सेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। रूरल एरियाज में जल जीवन मिशन का बजट बढ़ा दिया गया है, वहीं MG नरेगा और PM किसान के बजट फ्लैट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट ने कस्टम्स ड्यूटी में चेंजेस किए हैं और कुछ सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स को भी एड्रेस किया है। पहला कदम यह है कि इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कस्टम टैरिफ स्लैब्स को 15 से कम कर 8 स्लैब्स तक लाया गया है। टैरिफ्स को कई आइटम्स के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे लिथियम आयन बैटरी, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, या अगर कोई मशीनरी इंपोर्ट करना चाहता है जो लिथियम आयन बैटरीज, EV बैटरीज या मोबाइल फोन्स बनाने के लिए हो। हैंडीक्राफ्ट लेदर एक्सपोर्टर्स को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउंस दिया गया है। फिर कुछ ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स भी लिए गए हैं। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कुछ सपोर्ट है। बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है।
उसमें यह अनुमान है कि FY25 में इंडिया का ग्रोथ 6.5% पर होगा और FY26 में 6.3 या 6.8% तक जा सकता है, जो कि 7% के डिजायर्ड लेवल से कम है। पर कॉर्पोरेट सेक्टर सैलरीज लास्ट 5 से 6 क्वार्टर्स में अगर एग्रीगेट रूप से देखें तो 6 से 8% तक बढ़ रही है। टैक्स चेंजेस के बाद टेक होम सैलरी ग्रोथ मिड टीन्स में जा सकता है। यह अर्बन सेक्टर के लिए इनकम और कंजम्पशन के रूप से पॉजिटिव है। FY25 में कई की सेक्टर्स में स्पेंडिंग टारगेट्स नहीं मीट हुए थे, जैसे कि रूरल स्कीम्स और कई केपेक्स पॉकेट्स। ये लार्जली इलेक्शन के मंथ्स की वजह से समझा जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि अगले साल स्पेंडिंग टारगेट्स मीट होने चाहिए। इन दोनों फैक्टर्स के वो देखते हुए FY26 का ग्रोथ FY25 से बेहतर होना चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी भी इजी होने की उम्मीद है, पर रिस्क्स भी हाईलाइट करना काफी जरूरी है। रिस्क है ग्लोबल टैरिफ्स, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में बदलता सिचुएशन। यह अब एक काफी बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करता है। बजट में अगले 5 साल के फिस्कल रोड मैप को भी दर्शाया गया है। सेंटर का टारगेट है कि FY31 तक वो अपने डेट टू GDP रेशियो को 50 या 51% तक कम कर देगी, जो कि अभी 57% है। ओवरऑल ये बजट सरकार के फिस्कल डिसिप्लिन के प्रति लगातार कमिटमेंट को दिखाता है। हमने एस्टिमेट किया है कि अगर इंडिया का नॉमिनल ग्रोथ अगले कुछ सालों तक लगभग 10.5% रहता है तो यह टारगेट FY27 के बाद 4% डेफिसिट के साथ अचीव किया जा सकता है। लेकिन अगर ग्रोथ थोड़ी और अच्छी हो, जैसे कि 11% या उससे ज़्यादा, तो सेंटर को और कंसोलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट सैटरडे को फ्लैट थे। यह एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था। कंजम्पशन स्टॉक्स ने पॉजिटिव रिएक्ट किया और इसका रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी तरफ टेलीकॉम सेक्टर के लिए AGR ड्यूज का वेवर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कंसेशनल टैक्स रेट का एक्सटेंशन या PM किसान बजट को बढ़ाने की उम्मीद थी, जो कि नहीं आई है। पर अच्छी बात यह है कि बजट में कोई बुरा न्यूज़ नहीं है। कई बार यह भी एक अच्छा न्यूज़ बन जाता है। लेकिन सब कहने के बाद अब यह मानना पड़ेगा कि बजट अब एक हिस्ट्री बन चुका है और US गवर्नमेंट के टैरिफ एक्शंस, ग्रोथ, करेंसी और मार्केट आउटलुक के लिए एक काफ़ी बड़ी अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं। हमारे आउटलुक में सबसे बड़ा चेंज यह है कि अब हम इक्विटी आउटलुक पर एक न्यूट्रल स्टैंस रखते हैं, जबकि पिछले पूरे साल हम अंडरवेट स्टैंस में थे। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से लार्ज कैप, स्मॉल और मिड कैप के परस्पर बेहतर लगते हैं। डेट मार्केट के पर्सपेक्टिव से नेट मार्केट बोरोइंग्स लगभग 11.5 लाख करोड़ होगा, जबकि ग्रॉस बोरोइंग बजट को 14.8 लाख करोड़ पर सेट किया गया है। बोरोइंग नंबर्स एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज़्यादा है, पर इंडिया में ओवरऑल डिमांड सप्लाई बैलेंस काफ़ी फेवरेबल है। लिक्विडिटी को सपोर्ट करने के लिए RBI OMO परचेज कर रहा है, जो कि बॉन्ड पॉजिटिव है। अब मार्केट का फोकस RBI एक्शंस पर होगा। इस महीने के लिए इतना ही। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।